अभी ये करते हैं। ये क्वेश्चन है स्टीवन करके आया था। लेट्स डू दिस। You should assume that today's date is 1st of September 2025. Explain whether or not there will be an inheritance tax payable in respect of the cash gift to Stephen of 1,65,000. Stephen's father died on 17th June 2025. He has never been married. He has never been married and has never had a civil partner. In his will, he left a third of his estate to Stephen and a third to each of Stephen's two brothers, Ian and John. तो एस्टिमेटेड इनहेरिटेंस टैक्स पोजीशन ये है चार्जेबल इस्टेट उनकी। ठीक है, लेकिन ये देखो कुछ गिफ्ट दिया गया था भाई, स्टीवंस फादर लाइफ टाइम गिफ्ट्स। सो नाउ वी कैन सी दैट स्टीवंस फादर हैड डाइड ऑन, ये देखो, ये अपन यहाँ पे आएंगे वैसे लिख देंगे। अरे क्या हो गया भाई, इसको चल क्यों नहीं रहा ये? है वहां वहां पे क्यों है ये? हाँ। ए पार्ट, स्टीवंस father had died on. This leads to the 7 year nil rate band period to be period to start from 17th of June 2032. सॉरी, मुझे उल्टा जाना है। 18 20th of June 2018. Thus we can say that actually, but nil rate band doesn't work like that. नो 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 नो, ये मैंने कैसे लिखा है भाई, इस चीज को बहुत खराब लिखा है मैंने। June 25, द गिफ्ट, एक मिनट ना, इसको ऐसे नहीं लिखता। द गिफ्ट वॉज मेड विद इन, एक्चुअली यू नो व्हाट, हिज फादर डाइड विद इन 7 years, विद इन 7 years ऑफ मेकिंग द गिफ्ट। ठीक है ना? However, the nil rate band period would start from 4th of June 2017 and would consume the two cash gifts along with it. Thus, yes, the gift will be taxable to IHT. Thus, the gift will be taxable to IHT, but only some part of it. बी का फर्स्ट वन, ओके। ये आता है एक्चुअली सपोर्टिंग कैलकुलेशन, द करेक्शंस व्हिच नीड्स टू बी मेड टू द इनहेरिटेंस टैक्स कंप्यूटेशन प्रिपेयर्ड बाय स्टीफन। एक्सप्लेनेशन में सपोर्टिंग कैलकुलेशंस देने हैं। पहले एक्सप्लेनेशन दे देंगे। आई थिंक पहले एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, है ना? B1, we have the value of home excluding the value of contents and other personal chattels। ठीक है ना? the value of home
दो तीन। वैल्यू ऑफ हाउस इन द कंट्री ऑफ जोस्ट। जोस्ट। ठीक है, वो भी आएगा, लेकिन ये आएगा, ये 100% आएगा, वैल्यू ऑफ हाउस इन द कंट्री ऑफ जोस्ट, लेकिन उसका जो टैक्स पे हुआ है ना वो नहीं आएगा। ठीक है ना। ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये आपको पूरा का पूरा वैल्यू ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। आता है शेयर्स इन क्वेस्ट लिमिटेड। ओके, क्वेस्ट लिमिटेड क्या था पहली बात तो। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पेस्ट। अभी the valuation of the property and shares of Crest Stevens father Mark acquired the shares in Quest Limited on 1st of November 2019. Okay, ठीक है ना। ठीक है, आई थिंक इसके ऊपर बीपीआर मिलना चाहिए। पीएलसी मतलब कोडेड होता है, अनकोडेड मतलब प्राइवेट होता है ना, तो ये लिमिटेड मतलब बराबर ही है ना। वर्किंग नोट्स, बीपीआर अवेलेबिलिटी, लेबिलिटी, बीपीआर is available if the shares are held in the company. Okay, if the shares are held for an unquoted company for a period of 2 years minimum, we can see that therefore BPR would be available at 100%. BPR total chargeable stay, ठीक है, ये रेट बैंड है। लेस 1,75,000 लेस एनआरबी। एनआरबी पूरा कैसे मिलेगा नील रेट बैंड। हमको नील रेट बैंड की अवेलेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, विच इज, ठीक है, लेस, अगर मेरे को 7 years बैच आए तो फिर हाँ, लेस एनआरबी यूज्ड ऑन 17, 18, 18, 19, तो फिर लाइक 40,000
कंट्रोल सी, कंट्रोल लाइफ टाइम गिफ्ट्स, यही और गारंटी है। 18 19 का मैंने यूज कर लिया, 17 18 का कोई और यूज कर रहा होगा वहां पे, तभी तो 1 ऑफ अगस्त। 19 20 20 20 ऑफ द प्रीवियस ईयर, 3,000 ट्रांसफर वैल्यू आहे। रेड बैंड अवेलेबल 29,000, कहता है ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। कहता है IHT पेएबल विच इज एट द रेट ऑफ 40%। अभी इसके बाद मेरे को ये सब चीजें इस बंदे को एक्सप्लेन भी करनी कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया है। सो अपन ये आई थिंक मैंने इतना सब बता तो दिया है वैसे। मैं इसी चीज इन्हीं सब चीजों को कॉपी पेस्ट करके लिखूंगा। मैंने खाली ये वैल्यू ऑफ द हाउस के नहीं बताया कि ये बता दूंगा कि द लेस इनहेरिटेंस टैक्स पेड इन द कंट्री ऑफ गोस्ट इज नॉट, क्या बोलते हैं वो, इज इररिलेवेंट बेसिकली, वो चीज मैटर ही नहीं करती, ठीक है ना। ऐसा है। सेकेंडली यहाँ पे उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है पर्सनल चैटल्स वगैरह का वैल्यू, वो IHT में एक्सक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 10% इसमें इसने माइनस किया, वो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। इसने नील रेड बैंड पूरा लिया हुआ है जो अपने को पूरा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। नील रेड बैंड वी आर ओनली गोइंग टू गेट 27,000 बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन यूज समवेयर। हमने RNR भी तो लिया ही नहीं है कंसिडरेशन में। वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दी अमाउंट ऑफ चैरिटीज दैट ही हैज डन। बस आई थिंक इतना अपन बोल देते हैं। या एंड एक्चुअली एक मिनट, पता है क्या, ये भी जो BPR है ना, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है कि ये मतलब BPR है। ये एक्चुअल में मतलब BPR है कि नहीं मेरे को पता नहीं है। तो बेसिकली ये चीज मैंने अजम्पशन पे मैं आगे गया हूँ, अगर नहीं है तो मेरे को ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैं ये भी लिखूंगा वहां पे, ठीक है ना। बट स्पेसिफिकली एज द इंफॉर्मेशन हैज सजेस्टेड दैट इट हैड ओन फॉर फ्रॉम 1 November 19 वी हैव कंसिडर्ड इट एज टू बी अ BPR, ठीक है ना। ये मैं लाइन बोलूंगा एंड वी विल मूव फॉरवर्ड विद दैट। तो लेट्स चेक दिस। कितना पे चेक, क्योंकि मैंने पहला बार चेक नहीं किया, 1 मार्क का ही था, मैं क्या ही चेक करूँ उसमें, है ना। आप बी क्वेश्चन है तो वाटत नहीं है। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ओ माय गॉड भाई, सो डम। नंबर 2।
और आंसर नहीं आदि, जवाब आदि भी मैंने जब ये मैंने से पहली बार अटेम्प्ट किया तो मैंने ऐसे कुछ लिखा था भाई उस चीज को। बट व्हाई इज इट नॉट शोइंग नाउ, मतलब नो पीडीएफ स्पेसिफाइड, अरे 29,000 परफेक्ट, ये देखो 29,000। नाइस, मैंने नीलम बराबर से निकाला हुआ था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, अच्छा एक मिनट, वो क्वेश्चन नंबर 2 था क्या? ओ ओके ओके। एक्सप्लेन एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू फाइनलाइज द कंपटीशन, ओ ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। तो ये जो मैं चीजें बोली ना कि बीपीआर है कि नहीं है, चैरिटी कितनी की थी, वैसे सब चीजें, वो सब चीजें हमें नीचे बतानी है, ठीक है ना। देन चैटल्स को क्यों निकाला हुआ है, कोई और पर्सनल चैटल्स थे क्या, नहीं नहीं, मतलब वो निग्लिजिबल मतलब वैल्यू के जो आपने हटाई, ये सब चीजें हमें नीचे बतानी है। ये देखो, IST payable in ghost will be deductible from UK IST liability rather than the value of the house. The residence nil rate band should be available at 1,75,000 as the main residence was left to direct descendants. The nil rate band should be reduced by the gross chargeable transfers in 7 years prior to 17th of June 2025 as set out below. Nice. देखो वेदर, अरे भाई यार ये क्या बात हुई भाई, whether or not Mark was domiciled in the UK, इन्होंने पूछ लिया भाई। ठीक है भाई, ये वाला हम पहले सवाल पूछ लेंगे कि whether or not that person was domiciled in the UK, हमें वो जानना पहले जरूरी है, उसके बाद हम देखेंगे हाउस ऑफ द हाउस इन द कंट्री ऑफ गोस्ट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू यूके आईएसटी अनलेस मार्क वाज डोमिसाइल्ड इन द यूके। परफेक्ट, मैं तो अज्यूम किया कि भाई वो डोमिसाइल्ड इसलिए। द बिजनेस प्रॉपर्टी रिलीफ ऑफ बीपीआर, अरे 100% प्रोवाइडेड द बिजनेस ऑफ, ये देखो बीपीआर अवेलेबल है कि नहीं, ये लाइन बराबर बोली थी हमने। Businesses do not qualify are those which deal in security shares, land and buildings, and those who which make or hold investments, ठीक है ना। The BPR will be restricted if Quest Limited owns the asset which have been not used in the company's business in the 2 years prior to mark then and which are also not required for such use in the future, expected value, ठीक है। Fine. Any costs incurred in order to administer and realize the gains of the house in Gyost due to house being situated overseas, बराबर है। और from the value of the house, हम सिर्फ 5% का माइनस कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि वो बाहर का घर है, इसके लिए भी दे हैव सेड, सो दैट्स वन थिंग। बीपीए वाला बराबर था। द वैल्यू ऑफ द कंटेंट्स ऑफ मार्क्स हाउस एंड पर्सनल चैटल्स, परफेक्ट। तो ये चैटल्स वाला लाइन इन्होंने लास्ट में बोला भाई, वो खाली 5% डिडक्शन, आई थिंक इट्स द स्टैंडर्ड डिडक्शन कि अगर आप बाहर हो तो आपको बेसिकली 95% पे करना होता है rather देन 100%। आई थिंक इट्स दैट्स द ओनली थिंग हियर। हाँ, ये देखो, valuation of the overseas assets. Overseas assets are valued at OMV on the same basis as the assets situated in the UK. However, note that where the value is provided in the foreign currency, it is converted into sterling at the exchange rate in force at the date of death, which gives the lowest sterling valuation. When valuing an as when overseas property to include the in the death estate additionally, sorry, additional expenses incurred in administration relating to overseas property and expenses relating to the sale of the overseas property may be deducted from the may be deducted from the open market value of the property up to maximum 5% of the market value of the property। देखा, तो हम लोग को जो भी वो लोग वैल्यू देंगे उसका हम लोग को 5% बेसिकली माइनस करना है, ठीक है ना। ऐसा है। या दैट्स इट। कहाँ गया अभी ये? सो दैट्स इट, वही उन्होंने बोला हुआ है कि अभी वो मतलब वो वाला चीज होना चाहिए था प्रॉपर्टी में से माइनस, सिर्फ और सिर्फ आपने पूरा माइनस नहीं करना चाहिए था, आपने 10% माइनस करा, बहुत बड़ी गलती की। तो मेरे को भी बेसिकली यहाँ से एक्चुअली 95% करना चाहिए, वेट। आई थिंक नाउ इट्स मच बेटर।
आगे बढ़ते हैं। मैंने एक्चुअली गलती से B2 का भी आंसर कर ही दिया है, ऐसा है। तो 1 2 11 मार्क का हो गया, 12 मार्क का हो गया। वी लॉस्ट 8 मार्क का बाकी है। Estimate with the help of supporting calculations which assets Steven should sell in order to achieve its objective. ओके, नीचे था। ऑब्जेक्टिव क्या है स्टीवन का? सेल ऑफ एसेट्स इन ऑर्डर टू रेज एडिशनल फंड्स टू परचेज अ हॉलिडे होम। स्टीवन इंटेंड्स टू सेल वन और more of a vast and antique ring, 1 hectare of the 3 hectare field as detailed below. He wishes to raise as much money as possible without being subject to capital gains tax. Stephen must make these sales by 31st of December 25 in order to acquire the property that he wants. Okay. See, antique ring, it had been purchased at the value of less than 6,000 and is being sold also at the value of less than 6,000. So therefore, it will be exempt from CGT. Therefore, easily 4,200 can be raised. ठीक है, तो अपने को एंटीक रिंग तो सेल करनी ही चाहिए, बिकॉज अगर हमको सिर्फ और सिर्फ कैश रेज करना है तो बेसिकली एग्जाम वाली चीजें हमें बेचनी चाहिए। Particulars, vase as the antique ring is below the value of 6,000, we can say that it is exempt for the purposes of CGT, as the antique ring's value value cost of acquisition we can say that is exempt from CGT, and thus easily 4,200 can be raised. So, antique ring must be sold in order to raise easy cash. Vase तो आता है 2 hectares of land, 2 hectares of land, market value, cost, gains, sum, 7,000, then 12,000, this 5,000 का loss. So this is chargeable gains less AEA is taxable gains. Oh my God भाई, मैंने क्यों इतनी कम जगह छोड़ी भाई? अगर एग्जाम में कंट्रोल एक्स नहीं जाना भाई, मैं रो दूंगा भाई, मैं लिटरली रो दूंगा। ये कैसा है भाई ये पोर्टल भाई?
Okay. Excellent. Sorry. Delete less capital loss relieved. ठीक है ना, ये हो गया। मैं क्या बोलता हूँ, 2 हेक्टर ऑफ लैंड पहले ट्राई करना है यार। मैं पहले ये बोल देता हूँ, है ना। मैं तो पहले 2 हेक्टर ऑफ लैंड एक बार ट्राई कर लेते हैं। नहीं सॉरी, मैं तो 1 हेक्टर ही बेच सकता हूँ क्या, ऐसा है क्या? एक सेकेंड। 1 ऑफ द 3 हेक्टर फील्ड, 1 ऑफ द 3 हेक्टर फील्ड बोला हुआ है। कैलकुलेशंस। 1 हेक्टर मार्केट वैल्यू 9,000, 30,000, 1 हेक्टर कॉस्ट। 39,000 एक्चुअली। पण एई आहे यार माझ्याकडे, तर एई माझा वेस्ट का होतोय, फक. नाही थांब, 76, but then 3,000 is leading to a, म्हणजे असं हे वाला फिगर ना यार. Such income taxable gains is actually this minus only this. ऍक्च्युली रिफंड येतोय चायला मला. मी 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड विकायचा ट्राय करूंगा. एक मिनट, मैं मराठी में क्यों बात करूँ, सॉरी। मैं 2 हेक्टर का लैंड बेचने का ट्राई कर रहा हूँ, एक सेकंड ना, सो सॉरी। मेरा जब मेरा समय सब फालतू हो जाता है भाई, फिर मेरा थोड़ा सा मराठी निकलता है भाई। 30,000 फिर 9,000। लेट्स ट्राई दिस मेथड एंड सी व्हाट हैपेंस। नॉट सो मच। नो, हे वेट अ सेकंड। फिर मेरे को बॉटम में कौन सा वैल्यू मिलेगा, एक मिनट, मैं 2 हेक्टर का लैंड बेच रहा हूँ। मैं डिनोमिनेटर में क्या ले रहा हूँ, मैं फर्स्ट एंड सेकंड हेक्टर का ले रहा हूँ, मैं न्यूमरेटर में 30,000 ले लूंगा। हाँ, डिनोमिनेटर में 39,000 ही आने वाला है ना भाई, यहाँ पे मैं 30,000 ले लूंगा। फिर 9,000 का है। नहीं यार, फिर अगर ऐसा है ना तो इसको 1 हेक्टर ही बेचना पड़ेगा। बट देन एईए विल गेट वेस्टेड, 2,923 का एईए गेट्स वेस्टेड।
फॉर द ईयर, मेरे को ऐसा आ रहा है आंसर भाई। या तो फिर ऐसा हो कि भाई मैं बेच दी, मैंने 2 हेक्टर वैल्यू, ये 17,000 का कॉस्ट है, बराबर है। ये है मेरे 1 हेक्टर का वैल्यू, ये मेरे 2 हेक्टर का वैल्यू। बट ये मेरा, मैं 1 हेक्टर का पूरा पूरा कॉस्ट निकाल रहा हूँ ना यार। वह मैं डेरिवेटिव में 50,000 लेके देखूँ क्या? थोड़ा कम ये वेस्ट होता है, बट तक ये वेस्ट तो हो ही रहा है। लेट्स चेक द आंसर यार, ये कैसा किया उन्होंने। परफेक्ट, ये तो पहली चीजें अपने में बिल्कुल सही की है। ये देखो, लैंड वुड बी सोल्ड फॉर 9,000। परफेक्ट। परफेक्ट किया अपन ने। अपने सब सही किया है, नाइस। नाइस नाइस नाइस, अपने सब सही किया है। बट द थिंग इज कि ये लोग फिर एईए को कंसिडर करके, बट देन दे आर कंसिडरिंग कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग एईए वेस्ट कर लेंगे, चलेगा, मतलब ऐसा। एंड इन्होंने एईए पे कंसिडर भी नहीं किया एक्चुअली। वेट, लेस कैपिटल लॉस, इन्होंने सीधा सीजीटी लगा दिया 20% का। नो नो नो, देर इज दिस आंसर इज रिग्ड एक्चुअली। इस आंसर में इन्होंने एईए लिया नहीं है। एईए लेना चाहिए, और एईए खुद खुद वेस्ट भी हो रहा है। ये उन्होंने कंसिडर नहीं किया, विच इज रॉन्ग अबाउट दिस आंसर। ठीक है ना? हाँ, अभी फिर कितना मनी रेज है वो तो अपन बता ही देंगे कि भाई कितना मनी रेज हो रहा है। ये देखो, वास एंड द रिंग वुड बी सोल्ड बिकॉज देयर सीजीटी कॉस्ट तो 11,200 का आ रहा है, एंड देन 9,000। तो ये देखो, टोटल हमें हमें हम लोग 20,200 का बेसिकली ले पा रहे हैं। ऐसा सीन है। दिस क्वेश्चन इज रिग्ड, इसके अंदर एईए उन्होंने नहीं लिए। Explain with supporting calculations whether or not your advice would change if would be different if Steven were prepared to pay small amount of capital gains tax। हाँ, अगर ये क्वेश्चन है ना भाई, तो मैं भाई सजेस्ट करूंगा, रुक जाओ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। मैं भाई मेरा ही बता रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ, मैं ये लोग के हिसाब से मैं जा ही नहीं रहा हूँ। 50,000, 17,000। इस बार ये कुछ कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है, ये सब कुछ यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन फिर 25,000 का टैक्स आया, नहीं वो नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि मैं, बट वो चीज मैंने करके देखी थी भाई, वो वेस्ट ही हो जाता है वो 30,000 का। अगर वो, व्हाट इफ मैं 2 हेक्टर का लैंड बेचता हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 हेक्टर का लैंड बेचता हूँ, तो फिर क्या सीन होता है बताया गया, मेरा डिनोमिनेटर 9,000 ही रहेगा, लेकिन मेरा जो कॉस्ट जाएगा ना भाई यहाँ पे, मैं कहता हूँ यहाँ पे जाएगा 30,000, और यहाँ पे जाएगा कॉस्ट ऑफ, तो इतना। तो बेसिकली मेरे को ज्यादा आएगा एक्चुअली, मेरे को 8,923 का आ रहा है। तो जो यही मेरा सबसे स्मॉल अमाउंट है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू ऑल। इससे ज्यादा स्मॉल, इससे ज्यादा स्मॉल कैसे हो सकता है भाई? इससे ज्यादा स्मॉल पॉसिबल ही नहीं है। हाँ भाई ठीक है अभी, 8,923 एंड देन 8,923, सो ये भी मेरी सीजीटी लाइबिलिटी नहीं है, सॉरी। यही मेरा टैक्सेबल सीजीटी है, टैक्सेबल टू सीजीटी। एंड देन the CGT would actually be कितना? CGT would actually be 0.1। अरे भाई, 892, मतलब 892.3। दिस इज द ओनली स्मॉल दैट आई कैन डू फॉर, मतलब ये माइनस करने के बाद इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता भाई। अगेन ये देखते हैं। Alternatively, Steven may wish to consider making a small part disposal claim instead of paying a CGT of 15। This would preserve 5,077 of the base cost, which could save CGT of 1,015 in the future। नहीं भाई, ये एक्चुअली मेरे को, मतलब ये मेरे को सीजीटी वाले से ना पूरा सेंस ही नहीं बना रही है कोई भी बात सीजीटी के बाद ही। क्योंकि एक तो कैपिटल लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ वास, इधर सीजीटी कैसे आ सकता है? फिर तुम बोल रहे हो स्मॉल डिस्पोजल, स्मॉल डिस्पोजल कैसे भाई?
नहीं सॉरी गाइस, बट दिस क्वेश्चन ऑफ स्पेसिमेन पेपर आई थिंक इज रिग्ड। अगर किसी के पास कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है तो प्लीज कमेंट में बता देना। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए भाई आंसर।